ये एनिमे इसे लोग बोल रहे हैं कि नरूटो से भी बेहतरीन है। और अभी मैंने देखा था कि मतलब लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं नरूटो से। ऐसा बोला जा रहा है कि बिग 3 में ये नरूटो को रिप्लेस कर सकता है, या फिर लोग नया बिग 3 बनाने वाले हैं जिसमें ये नरूटो की जगह ले लेगा। और ये चेक करने के लिए मैंने इस एनिमे को दोबारा देखना स्टार्ट किया। हाँ, मैंने इसे दोबारा देखना स्टार्ट किया क्योंकि पहली बार जब मैंने इसको देखा था तो मैंने इसको मुश्किल से 15 या 20 एपिसोड देखोगे, उसके बाद मैंने इसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि उतना इंटरेस्ट इसके अंदर आ नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने इसको दोबारा देखा, फिर से शुरू से लेकर अंत तक देखा, इसके अंदर टोटल 170 एपिसोड हैं। और उतने एपिसोड को देखने के बाद अब मेरा ओपिनियन क्या है एनिमे के बारे में। ये एनिमे है ब्लैक क्लोवर। अब भाई से लोग बोल रहे हैं कि ये नरूटो से बेहतरीन है, तो मैंने जब इसे देखना स्टार्ट करा धीरे धीरे, तो मैं तुमको इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। और क्या ये एनिमे वर्थ वॉचिंग है, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? और अगर अभी तक नहीं देखा है तो भाई क्यों नहीं देखा? चलो इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। सबसे पहली बात मैं तुम्हें बता दूँ कि इसका वर्ल्ड क्या है, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग किस तरीके से काम करती है। इस वर्ल्ड में जो चीज़ सबसे जरूरी है वो है मैजिक। और अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो भाई तुम किसी काम की नहीं है इस वर्ल्ड में। मतलब कि तुम पूरे तरीके से बेकार हो। और बेकार से अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मेरा चश्मा कहाँ गया, मैं तो चश्मे लगाता हूँ, भाई ये देखो इसकी हालत ये हो गई है। तो बस इसीलिए मैंने इसको निकाल दिया अभी तक। ठीक है भाई, बात है अपने एनिमे पर। तो देखो यहाँ पर जो इनका पूरा एनिमे का वर्ल्ड है वो टोटल 4 किंगडम में डिवाइड है। जो मेन किंगडम इनका है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर है, वो है क्लोवर किंगडम। इसके बगल में हार्ट किंगडम है और दूसरी तरफ डायमंड किंगडम, और बिल्कुल ऊपर है स्पीड किंगडम। और स्पीड किंगडम और इन तीनों के मतलब बीच में बहुत ही हाई और डेंस माना जोन है। माना जोन का मतलब तो समझ लो कि वहाँ पर मैजिक बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब जो एनर्जी लगती है मैजिक के लिए वो काफ़ी स्ट्रांग है। इस स्टोरी में हमारे पास है टोटल 2 मेन कैरेक्टर। मतलब रियलिटी में तो एक ही मेन कैरेक्टर है, मगर दूसरे को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, जस्ट लाइक नरूटो या सासुके। फिर वन पीस में से ले लो तुम लूफी और जोरो को, वैसे यहाँ पर भी है। एक है आफ्ता, दूसरा यूनो। जो यूनो है वो मतलब काफ़ी टैलेंटेड बंदा है, बचपन से इसके अंदर कूद कूद के टैलेंट भरा है। तुम बोल दो कि वो प्रोडिजी है। और उसके पास है विंड मैजिक। और उसका जो मेन गोल है, उसका जो ड्रीम है वो है कि उसे विजार्ड किंग बनना है। और उसका जो ये ड्रीम है वो उसका खुद का ओरिजिनल ड्रीम नहीं है, मतलब उसका खुद ही का ड्रीम है, लेकिन उसने किसी दूसरे को देखकर उसके ड्रीम से इंस्पायर होकर उस ड्रीम को बनाया है। और वही हमारे पास दूसरी तरफ जो बंदा है वो है आफ्ता। ये हमारे मेन कैरेक्टर है और उसके पास इस मैजिक वाली दुनिया में कोई मैजिक ही नहीं है। ये एक मैजिकलेस बंदा है, जिसकी वजह से इसको भी काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, लोग इसे काफ़ी बुली भी करते हैं। और ये दोनों जो है बचपन से ही अनाथ हैं और एक चर्च में पले बड़े हैं। और वहाँ पर मतलब ऐसा सीन है कि यहाँ पर इनके किंगडम में नोबल्स और कॉमनर्स ऐसा रूल चलता है। जो लोग नोबल्स पे वही रूल करते हैं, वही सारे रूल बनाते हैं। और इनका जो किंग है वो भी हमेशा नोबल ही होता है। ये सारे के सारे जो नोबल्स है ना, ये कॉमनर्स को बिल्कुल ही ट्रैप समझते हैं। इन्हें देखने के बाद तुम्हें वो वाली फीलिंग आएगी वन पीस में सेलेस्टियल ड्रैगन वाली। अब तक के पास कोई मैजिक नहीं है, इस वजह से बाकी कंपेरिजन में काफ़ी लंबा और काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। और ओरिजिनली आफ्ता का ड्रीम था कि उसे विजार्ड किंग बनना है, और उसके ड्रीम से इंस्पायर होकर यूनो भी डिसाइड करता है कि मैं भी विजार्ड किंग बनूंगा। पूरे ब्लैक क्लोवर की ये थीम भी है कि क्या टैलेंट जो है वो हार्डवर्क को हरा देगा, या फिर हार्डवर्क कितना कैपेबल होगा कि टैलेंटेड बंदों से भी आगे निकल जाएगा। और इनके वर्ल्ड में मतलब मैजिक यूज करने के लिए मैजिकल स्पेल्स भी होती हैं, जो कि इस बुक में लिखी होती हैं, जिसे ग्रिमवार बोलते हैं। और जो ये ग्रिमवार है वो खुद ही अपने यूजर को चूज करती है। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं ये वाले ग्रिमवार यूज करूंगा, मैं वो वाली ग्रिमवार यूज करूंगा, नहीं, वो खुद ही तुमको चूज करेगी। और किंगडम के अपने अलग अलग प्रोटेक्टर हैं, लेकिन जो क्लोवर किंगडम है जो उसका प्रोटेक्टर है वो है विजार्ड किंग। ध्यान रखो, विजार्ड किंग इनका रूलर नहीं है, वो इनका प्रोटेक्टर है, मतलब इन्हें प्रोटेक्ट करता है। इनका जो रूलर है वो तो अभी भी किंग ही है। विजार्ड किंग के अंदर में आते हैं टोटल 9 स्क्वाड। मतलब जो ये स्क्वाड्स हैं ये मैजिक नाइट स्क्वाड्स हैं, यानी कि इसमें पावरफुल मैजिक हैं। और विजार्ड किंग सबसे पावरफुल होता है। तो जो मैजिक नाइट की स्क्वाड है उसमें जो टॉप पर है वो है गोल्डन डॉन, और जो सबसे बॉटम पर है वो है ब्लैक बुल्स। जो ब्लैक बुल्स का कैप्टन है यामिफुकी हीरो। भाई ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है मेरा। एनिमे के अंदर मैंने काफ़ी सारे फैंस देखे हैं, मतलब काकाफी के ले लो, गोजो को ले लो, किसके उरारा, काफ़ी सारे हैं, रेली के ले लो, जिराया के ले लो, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर यामी है। मतलब भले ही ब्लैक क्लोवर उन लोगों के टक्कर में हो या ना हो, वो तो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन जो यामी है भाई, अगर यूनो जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है वो ज्वाइन करता है गोल्डन डॉन को, जबकि आफ्ता उसे कोई अपने अंदर बुलाता ही नहीं अपने स्क्वाड में। तो लेकिन कैप्टन यामी वो उसके अंदर टैलेंट देखते हैं और उसे अपने स्क्वाड में एंट्री देते हैं। और तुम्हें यामी के बारे में तुमको जानना है कि मतलब भैया कितना कूल है, तुम बस इतना जान जा, अगर ये बाथरूम के अंदर है और तुमने इसका दरवाजा खटखटा दिया, तुम्हारे ऊपर अगर डायमेंशन फ्लैश वाला अटैक नहीं आया तो तुम बोलना, डायमेंशन फ्लैश करने वाले अटैक पे तुमको मारेगा ये बंदा। और ये ब्लैक बुल स्क्वाड है ना, ये हमारी मेन स्क्वाड बन के रहती है, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर इसी के अंदर है। तो मैक्सिमम फोकस इसी स्क्वाड पर होता है। बाकी स्क्वाड को भी स्क्रीन टाइम मिलता है, लेकिन उनके ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाता जितना ब्लैक बुल्स पर किया गया है। इसके हर एक मेंबर अतरंगी हैं, हर किसी के पास अलग अलग तरीके का मैजिक पावर है।
और हर कोई शुरुआत में एफआई दिख रहा था कि बहुत ही कमज़ोर है, कोई इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन भाई उनके अंदर अपनी खुद की अलग पावर है और उस पावर के दम पर आखिर में वो सबसे पावरफुल स्क्वाड भी बन जाएंगे। मुझे यहाँ तक लगता है फिलहाल तो नंबर 2 पे पहुँच गए हैं। मतलब 9 स्क्वाड में से ये सबसे वीकेस्ट थे और आखिर में आते आते ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से बस एक कदम पीछे हैं। और एक और बढ़िया कैरेक्टर है नोएल, भाई इसके बारे में जान जाओ। अब तक साथ में इसने भी ब्लैक बुल्स ज्वाइन किया था और ये एक रॉयल है। रॉयल होने के बाद भी सबसे वर्स्ट स्क्वाड में क्यों गई है? क्योंकि भाई से अपने मैजिक पे कंट्रोल नहीं है और उसके खुद के फैमिली वाले मेंबर इसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बुली करते हैं क्योंकि अपने मैजिक पे कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए उन्हें लगता है कि ये हमारे मतलब परिवार के, ये हमारे घर के, हमारे स्टेटस को काफ़ी ज़्यादा बदनाम कर रही है उसे। और हाँ, ये सही बात भी है कि अपने मैजिक पे कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके पास मैजिक नहीं है। भाई इसके अंदर इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर है कि अपने पूरे फैमिली को अकेले डिफीट कर सकती है। और अगर विलन्स की बात करें, इसके अंदर काफ़ी सारे विलन्स है, हर विलन की अपनी स्टोरी भी दी गई है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई विलन खुद की मर्जी से विलन बना हो, कई सारे विलन ऐसे हैं जिनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि इन लोगों ने मुझे कंफ्यूज बहुत करा भाई। मैं शुरुआत से समझ रहा था पहले कि ये बंदा मेन विलन है, फिर पता चला ये नहीं है, फिर ये है, फिर ये है। फला आखिर में आते आते तक अब जो विलन है उसे देख कर तो गांड फट रही है कि फला इसे कैसे डिफीट करेगा कोई। और पूरे ब्लैक क्लोवर में जो सबसे बढ़िया आर्क मुझे लगी वो थी एल्फ रीइंकार्नेशन आर्क। भाई ये आर्क कैसी थी ना, तुम्हारे गोटे मुंह में आ जाएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि फला हो क्या रहा है, कब कौन किधर से किसको मार रहा है, दिमाग पूरा एकदम दही भाजी हो गया था उसका। और एल्बा रीइंकार्नेशन आर्क से पहले तक मतलब इसकी पावर स्केलिंग उतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब लोग बोल रहे कि बिग 3 में डाल दो, बिग 3 में डाल दो। मतलब तुम ये जान जाओ कि बिग 3 में से सबसे वीकेस्ट यही हो जाता है। लेकिन एल्बा रीइंकार्नेशन आर्क यहाँ पर अलग अलग तरीके के और भी काफ़ी सारे मैजिक हमें देखने को मिलते हैं और उसी मैजिक में से ऐसे ऐसे मैजिक थे जो कि बिग 3 को भी कम्पीट कर सकते हैं। मतलब कोई टाइम मैजिक यूज कर रहा है, कोई डार्क मैजिक यूज कर रहा है, कोई लाइट मैजिक यूज कर रहा है, ऐसे अलग अलग तरीके के मैजिकल वेपन्स थे इनके पास। लेकिन पावर स्केलिंग काफी बूस्ट हमें तब देखने को मिलता है जब ये आर्क खत्म होती है और स्टार्ट होती है स्पिरिट किंगडम वाली आर्क। वहाँ पर अलग अलग तरीके के और भी विलन आते हैं और ये डार्क ट्रायड, भाई से देखकर तो गांड फट रही थी सबकी, फलाई से कौन ही डिफीट कर सकता है। और उससे याद आया कि भाई इसके अंदर काफी सारे इंटरेस्टिंग फाइट्स भी हैं। देखो फाइट्स तो काफी सारी हैं, मगर अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरे टॉप 3 फेवरेट फाइट्स कौन से हैं तो मैं नंबर 3 पर रखना चाहूँगा नोएल और लिलिपुच्का। मतलब ये हर्ट किंगडम की क्वीन थी, ये दोनों मिलकर फाइट करती हैं वेनिफा से। ये वेनिफा है डार्क ट्रायड की एक मेंबर है। और अगर तुम पूछो डार्क ट्रायड कौन है, मैं 2 बार इसका नाम ले चुका हूँ। देखो जो डार्क ट्रायड है ना, ये ऐसा है कि एक विलन्स का ग्रुप है जिसे कि डेविल्स ने पोजेस कर रखा है और उसकी वजह से इनके पास डेविल्स की भी काफ़ी सारी पावर्स हैं। ये बैटल तो काफ़ी बढ़िया थी, मगर जो चीज़ मुझे पसंद कर रही थी वो ये सारी चीज़ें हैं। भाई ये सारी चीज़ें देखने के बाद मतलब मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी स्क्रीन पर से। पहले तो मैं आराम से ब्लैक क्लोवर देख रहा था, लेकिन जैसे ये फाइट स्टार्ट हुई और जैसे नोएल ने ट्रांसफॉर्म किया, मैंने तुरंत को तुरंत एक कंबल ऐसे लगाया और बस उसके बाद पूरे एपिसोड ही देख गया। और सेकंड नंबर पर जो फाइट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी वो थी जोनो वर्सेस ये वाला कैप्टन, इसका नाम रिल कुछ करके था। भाई ये भी एक स्क्वाड कैप्टन है और ये काफ़ी कम उम्र का है, उसके बाद भी एक कैप्टन बन चुका है। तो तुम बोल सकते हो कि ये भी एक प्रोडिजी ही है। और यूनो के साथ जब इसकी फाइट होती है ना, मतलब ऐसा नहीं था कि लोग एक दूसरे को जान लेना चाहते थे, ये फ्रेंडली फाइट ही थी। लेकिन भाई ये फाइट क्या ही गजब थी, इन दोनों को मैजिक क्लैश कर रहा था, अलग अलग तरीके का मैजिक। और अगर तुम इसे बोलो कि मैं इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो भाई सीधे बोलूँगा पीक, ये है पीक। लेकिन फिर भी ये सेकंड नंबर पे है क्योंकि जो फाइट एकदम नंबर 1 पर थी वो तो एकदम ही अलग थी। मतलब नंबर 1 पर जो फाइट है वह है आफ्ता एंड यामी वर्सेस दांते। ये एक ऐसी फाइट है जिसे देखने के बाद तो भाई मेरे गोटे मुंह में आ गए थे। डांटे भी डार्क ट्रायड का एक मेंबर है, उसके पास भी डेविल्स की पावर्स हैं और इसकी फाइट होती है आफ्ता से। क्या ही गजब फाइट थी, मगर आफ्ता हार जाता है। लेकिन हारने से पहले भी वो काफ़ी अच्छी फाइट देता है। लेकिन जब आफ्ता मरने वाला होता है तब वहाँ पर एंट्री मारता है यामी। और भाई साहब मुझे पता था कि यामी स्ट्रांग है, उसने कई बार अपने फ्यूच दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर जिस लेवल पर वो लड़ता है ना, ये देखने के बाद तो मतलब फट जा रही थी सबकी, ये फला ऐसा कैसे हो सकता है, ये ह्यूमन इतना स्ट्रांग कैसे होता है कि एक डेविल को अपने लिमिट्स पर पुश कर दे। प्योर सिनेमा था, ऐसी फाइट थी, उसके एनिमेशन बिल्कुल ही पीक, म्यूजिक बिल्कुल ही पीक। ऐसा था कि तुम अगर बैठे हो तो फीट के किनारे आ जाके देखते देखते कि फला अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बोलो कि ये बिल्कुल ही एब्सोल्यूट सिनेमा था। मैं तो बस तुम्हें इतना ही बोलूंगा कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ब्लैक क्लोवर के अंदर कोई फाइट इंटरेस्टिंग नहीं है और अभी तक तुम यहाँ तक नहीं पहुंचे हो, थोड़ा और वेट कर लो, क्योंकि जैसे ये फाइट आएगी ना तुम बिल्कुल एक ही शब्द बोलोगे। अगर इसकी पेसिंग के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा मैं कि इसकी जो पेसिंग है ना, वो आखिरी के एपिसोड में आते थे तो ठीक हो गई थी, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड मतलब 15 से 20 या 25 एपिसोड तक उसकी पेसिंग काफ़ी स्लो फील होती है। और पेसिंग ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से मैंने मतलब इनमें को छोड़ा था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना फ्लो क्यों चल रहा है, मेरे मतलब इंटरेस्ट खत्म हो रहा था। लेकिन अगर तुम उस कुछ एपिसोड को टॉलरेट कर गए तो उसके बाद तुम्हें वो सिनेमा देखने को मिलेगा जिसके लिए सारे लोग पागल हो जा रहे हैं। मतलब तुम देखो ब्लैक क्लोवर के ऊपर इतने बेहतरीन बेहतरीन एडिट्स बनती हैं, और अगर लोग बोल रहे हैं कि फिर बिग 3 में इंक्लूड करो तो तुम समझ जाओ कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा। और अगर फिलर्स की बात करें तो यहाँ पर मैं इनकी पूरी तारीफ करना चाहूँगा।
बाकी एनिमे में क्या होता है कि उनके जो फिलर्स होते हैं वो नॉन कैनन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन ही नहीं था। यहाँ पर भी फिलर एपिसोड हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एनिमे ओनली एपिसोड बोलकर ऐसा बनाया गया है तो तुम्हारी मेन स्टोरी का एक पार्ट बन जाते हैं। अगर तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हारे मेन स्टोरी में आगे जाकर वो जुड़ेंगे भी, और ये चीज़ इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बना देती है। और उसके म्यूजिक की तो बात ही क्या करे भाई, कितना बेहतरीन तरीके से ब्लेंड होता है पूरे एनिमे में। मैं बोलूँगा उसका म्यूजिक भी टॉप नॉच था। तो अगर अब बात करें कि क्या एनिमे वर्थ वॉचिंग है, तो भाई ऑफकोर्स तुम इस एनिमे को देख सकते हो। और अगर तुम्हें एक्शन शोनेन एनिमे पसंद है तो भाई तुम इसे जरूर से जरूर देखो। और हाँ, एक बात और, क्या ये ऐसा एनिमे है जो कि मतलब हर किसी को पसंद है? तो ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे एनिमे पसंद है जिनके अंदर काफ़ी सारे एपिसोड होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो हाँ ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। एग्जाम्पल के लिए तुम बिग 3 ले लो, फुल मेटल अल्केमिस्ट, ऐसे काफ़ी सारे एनिमे हैं जो कि मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, और इसी वजह से ये एनिमे भी तुम्हें पसंद आएगा अगर तुम्हें ऐसे सारे एनिमे पसंद आते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे एनिमे पसंद है जो कि 24 एपिसोड, 26 एपिसोड या फिर मैक्सिमम 50 एपिसोड में खत्म हो जाए, तो हो सकता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें कम आए। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि भाई तुम एक बार इसे देखो। इसे देखने के बाद अगर तुमने नहीं बोला ना मुझे कि भाई ये पीक था, तो तुम मुझे कहना। अगर तुमने पूरे 170 एपिसोड देख लिए और उसके बाद भी तुम्हें ये पीक नहीं लगा, तो तुम आकर मुझे गाली दे देना कमेंट में। एनिमे के अंदर तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगी, फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी, काफ़ी बेहतरीन राइवलरी देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे मोमेंट देखने को मिलेंगे जहाँ पर तुम सीटी बजाने के लिए मजबूर हो जाओगे। मगर हाँ, बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना कि इसकी स्टार्टिंग को थोड़ा टॉलरेट करना, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब थोड़ा पेसिंग तो फ्लो थी, मगर रास्ता भाई एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाउड है। और ऐसा नहीं कि ये मतलब ऐसा बन गया लाउड, नहीं, उन्होंने इंटेंशनली इसको बनाया है। फ्रीज के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो खुद बोल रहे हैं कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा लाउड है। तो ये यहाँ पर इनकी एक क्रिएटिव फ्रीडम थी, इन्होंने अपने मेन कैरेक्टर को ज़्यादा लाउड बना दिया, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भर दी, इस वजह से वो कभी शांत रहता ही नहीं है। तो अभी लाते हैं अपना रेटिंग चार्ट। तो ये रहा हमारा रेटिंग चार्ट। इस पर हमने पहले ये एनिमे का रिव्यू कर रखा है जो कि था टॉम रेडर किंग। अब बारी है ब्लैक क्लोवर की, तो इसे मैं कहाँ रखूँ? देखो कई लोग बोलेंगे कि इसको सिर्फ वॉच वाले लिस्ट में डालो, मगर मैं बोलूँगा नहीं, इसको डालो तो मस्ट वॉच में, क्योंकि भाई ये डिजर्व करता है। और इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि मतलब ये नारुतो या फिर वन पीस मतलब जो स्टार्टिंग के एपिसोड थे उनसे बेहतर हो। और जब फाइट वाले सीन आते हैं वहाँ पर तो इनका एनिमेशन बिल्कुल टॉप पहुँच जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका एनिमेशन हमेशा बेहतरीन नहीं रहता है डिवाइन फ्लेयर की तरह, नहीं, लेकिन हाँ इसका एनिमेशन ऐसा है कि जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक तो बिल्कुल एकदम टॉप एकदम पीक पहुँच जाता है। लेकिन जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर भी ठीक ठाक एनिमेशन ही चलता है, डिफरेंट एनिमेशन के साथ में ये चलते रहते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर डालता हूँ मस्ट वॉच वाले कैटेगरी में, भाई तुम जरूर से जरूर देखो, एक बार मेरा भरोसा करो और फिर तुम देखो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में भाई। चलो ध्यान रखना अपना, टाटा बाय बाय, सी यू।